कोऑर्डिनेटर हैं, मुंद्रिका यादव नेशनल कोऑर्डिनेटर, रूपम यादव नेशनल कोऑर्डिनेटर, आर.के. मौर्य नेशनल कोऑर्डिनेटर, प्रतिनिधि आ रहे हैं उनके साथ। और यहाँ पर उपस्थित जो हमारे चंद्रवंशी जी जिन्होंने आज यहाँ कार्यक्रम का संचालन किया। आज का हमारा कार्यक्रम है जय भीम, जय बापू, जय संविधान। ये जो है राहुल गांधी जी के निर्देश से 2026 तक चलेगा और इसमें हमें जगह जगह संविधान को बचाने की बात, लोकतंत्र को बचाने की बात, जो मौलिक अधिकार है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में समानता की बात की थी और हर व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया था, चाहे राजा या रंग हो, आपके दरवाजे पे वोट मांगने का आया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, आप जानते हैं, आपके सामने ये बात रखी कि हम रद्द करेंगे 400 पार और संविधान को बदल देंगे। लेकिन मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि भारत की जनता ने जो 400 पार का जो उनका नारा था वो 240 में लाकर तय किया। और मैं समझता हूँ जो मंसूबा था मनुस्मृति को लागू करने का, देश को संविधान बचाने का, उसको अगर रोकने का काम किया तो ये जनता सामने बैठी हुई है जिन्होंने इस संविधान को बचाने का काम किया। मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था और ये इसकी 75वीं वर्षगांठ है। 26 नवंबर 2024 को तालकटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री कि बार कहते थे कि अम्बेडकर बोलते रहते हो। अगर आप लोगों ने भगवान राम का नाम लिया होता तो हो सकता है कि आपका संविधान जो है बच जाता। ये किसका अपमान है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। हमें भगवान राम में आस्था है और मैं समझता हूँ उनसे ज्यादा आस्था होगी, लेकिन अम्बेडकर जी का नाम लेके उनका अपमान करना, ये कहना कि आपको स्वर्ग में पहुंच जाते अगर आपने अम्बेडकर की बजाय भगवान राम का नाम लिया होता तो आप जो है स्वर्ग में पहुंच गए होते। इसी तरीके से अभी प्रयागराज में इन्होंने इसको इवेंट बना दिया। प्रयागराज में वहां पर कितने लोग जो है स्ट्राइक पेन की वजह से मरे, उसके बारे में खुलासा नहीं किया। कईयों को तो गंगा में बहा दिया, कईयों को जो है जमीन में गाड़ दिया, लेकिन आज तक स्पष्ट आंकड़े आज तक प्रयागराज में नहीं दिए हैं। ऊपर से बेशर्मी करते हैं, ऊपर से फूल बरसा रहे हैं। ये केवल एक इवेंट बनाने के लिए कहने लगे 144 साल के बाद प्रयागराज आ रहा है, महाकुंभ आ रहा है। हर बार साल को 12 साल के बाद प्रयागराज में हो या अगली बार जो है आपके दूसरी जगह आपका जो है ये कुंभ के मेले लगते रहते हैं, लेकिन इसको केवल एक इवेंट बनाकर इन्होंने लोगों को बर्बाद करने की कोशिश करी। आज जो है संविधान, आज जो हमारा मीडिया है वो पूर्ण रूप से सरकार के कब्जे के अंदर है। आज जो है हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन है, उसके सिलेक्शन में राहुल गांधी जी ने ये बात उठाई कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला ले लिया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्रधानमंत्री चीफ इलेक्शन कमीशन को सिलेक्ट करने में काम करेंगे, तो आपने जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर क्यों निकाला और एक संवैधानिक संशोधन करके और
सीबीआई को बाहर निकालकर उसमें अमित शाह को बिठा दिया। ये किसके ऊपर प्रहार है? ये आपके न्यायालय पे प्रहार है, ये चीफ जज सुप्रीम कोर्ट पर प्रहार है। आज सुप्रीम कोर्ट को ये अंडरमाइन कर रहे हैं। इसी प्रकार से ईडीआई, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे आपके झारखंड के, उनको सलाखों के पीछे बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा उसके ऊपर एक अपना वर्डिक्ट दिया कि हेमंत सोरेन के ऊपर कोई केस नहीं बनता। हेमंत सोरेन बिल्कुल निर्दोष है और उनको सलाखों से बाहर करके और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक तमाचा लगाया, जिसका हमें स्वागत करना चाहिए। किस प्रकार से इन लोगों ने एक चुने हुए देश के मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाला। इसी तरीके से जो हमारी सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण किया जा रहा है। राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि हम निजीकरण के खिलाफ हैं। हम लोग जो है संविधान को बचाने के लिए है। जब वो लाल किताब लेकर दिखाते हैं कि ये संविधान है और इस संविधान के मुताबिक यदि चलना है तो उनको अर्बन नक्सल की संज्ञा देते हैं, अर्बन नक्सल की संज्ञा देते हैं। आपने देखा होगा, चाहे आपके एयरपोर्ट हो, आपके बंदरगाह हो, आपके बैंक हो, HL हो, ऑर्डिनेंस हो, आपकी जितनी भी कोल की खदानें हो, आपकी स्टील की खदानें हो, ये सारे पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। आप मुझे बता दीजिए, क्या किसी कोल की माइन, क्या कोई स्टील की माइन, क्या कोई गैस की माइन किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के पास है? मुझे बता दीजिए किसके पास है। अगर किसी के पास हो तो मुझे बता दीजिए। राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने अधिकार मिले तो हमें जाति जनगणना करानी पड़ेगी। और मैं बधाई देता हूँ बिहार के सरकार को। जब हमारी कांग्रेस सरकार नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी तो यहाँ पर जातीय जनगणना हुई, लेकिन उस जातीय जनगणना के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसकी गलती किसकी है? उसकी गलती केंद्र सरकार की है। नीतीश कुमार जी आजकल बहुत ही लाडले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मैं उनसे विनती करना चाहूंगा, वो अनुरोध करें केंद्र सरकार को कि शेड्यूल लाइन में लेके आए, ताकि जो 62% जो आरक्षण दिया गया था बिहार के लोगों को, वो आरक्षण मिले, तभी जाकर आपको अपना अधिकार मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि जो है ये 50% की दीवार अगर कोई तोड़ सकती है आरक्षण की, जिसकी जितनी आबादी उतना उसका अधिकार, वो केवल जातीय जनगणना कर सकती है। और अगर ये सही बात कह रहे थे अखिलेश जी कि इस कमरे में बैठ के बात बनने वाली नहीं है। हमारे OBC के भाई इस देश के अंदर 55% है और अगर SC ST माइनॉरिटी पर लगाया जाए तो 85% है। अगर आप एक लोग होंगे और गांधी मैदान में 2 लाख आदमी इकट्ठे कर देंगे, ये सरकार की चूड़े जो है हिल जाएगी और आपका अधिकार आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आप इसके लिए कार्रवाई नहीं करोगे, आपकी पहल ONGC, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्टील पाइप, कोल माइन, ये तमाम जो है आज जो है संविधान का खिलवाड़ किया जा रहा है। महाराष्ट्र में आपकी सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार गिरा दी, गोवा में आपकी सरकार गिरा दी, केवल हिमाचल और झारखंड और राजस्थान में आपकी सरकार बच सकी। आज ये ED CBI इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर लोगों पर जो है कह डाले हैं। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा, उसके अंदर जो है 80 लाख वोटर, लोकसभा और असेंबली के बीच में 80 लाख वोटर बढ़ा दिए। और हरियाणा में लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन में 40 लाख वोट बढ़ा दिए। ये कैसे बढ़ गए, कहां से बढ़ गए? राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के टेबल के ऊपर कहा
कि स्पीकर महोदय हमें वो आंकड़े दीजिए कि वो 70 लाख मतदाता कहां से आ गए, वो 40 लाख मतदाता कहां से आ गए हरियाणा और महाराष्ट्र में। ये जो चुनाव जीते हैं महाराष्ट्र में, ये ईवीएम मशीन की मेहरबानी है भाई, और कोई कारण नहीं है। उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अरे आज तक तो चांद पर जो है, आज चांद तक जो है आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। ये छोटी सी मशीन है, इसकी प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हो सकती? इसलिए राहुल गांधी जी का और पूरे विपक्ष का ये भी नारा है, ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ, ईवीएम मशीन हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि आज असमानता बढ़ती जा रही है, उसमें गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। हमारे पास अगर आप देखेंगे संसाधन, 1% लोगों के पास 22% देश की नेशनल इनकम है और 1% लोगों के पास देश की 40% देश की दौलत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका अधिकार मिले, आप देखेंगे जितने भी आपके जितने भी ब्रिजेज हैं, जितने आपके ब्रिज हैं, जितने आपकी खदानें हैं, जितने आपके हाईवेज हैं, जितने भी आपके डैम्स हैं, क्या किसी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिलता है? ये आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसका नाम मिलने का कारण केवल एक ही है, क्योंकि सर्वेक्षण जो है, कृषि का सर्वेक्षण हो सकता है, कृषि का सर्वेक्षण हो सकता है, आपके कृषि का सर्वेक्षण हो सकता है, आपके इकोनॉमिक सर्वेक्षण हो सकता है, उसके अलावा कृषि का जनगणना हो सकती है, उच्च शिक्षा की जनगणना हो सकती है, पेड़ों की जनगणना हो सकती है, श्रमिकों की जनगणना हो सकती है, निजी कंपनियों में कर्मचारी कितने हैं उसकी जनगणना हो सकती है। लेकिन जात की जनगणना बीजेपी वाले नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर जात की जनगणना होगी तो सामाजिक रूप से आप, आर्थिक रूप से आप, राजनीतिक रूप से आप लोग जो है शिक्षित रूप से आपको पता लग जाएगा हमारे हाथ में कितना दम है। इसलिए जाति जनगणना करवाना बहुत जरूरी है। आज अच्छे 80% शिक्षा किसके हाथों में है? 80% शिक्षा किसके हाथों में? निजी हाथों के अंदर है। आज प्राइमरी स्कूल बंद होते जा रहे हैं। आज फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस कंपनियां पूंजीपतियों के पास है। आज फर्टिलाइजर सब्सिडी तमाम पूंजीपतियों के पास है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें केवल 2% OBC वाइस चांसलर है, केवल 2% BC OBC के हैं। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे 651 हाईकोर्ट के जज हैं, जिसमें से 78 OBC के हैं। शेड्यूल ट्राइब 12, शेड्यूल ट्राइब के 12 और शेड्यूल कास्ट के 21। 661 में से 80% जज कौन है? जो 15% जिनकी आबादी है वो हमारा हक ले रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जज बने, आपके बच्चे IAS में जाएं, आपके बच्चे नीट करें, आपके बच्चे जो है स्कॉलरशिप मिले उनको, नीट की परीक्षा में जाएं, आपको छात्रावास में जगह मिले, आपको जितने भी जो OBC के फंड है जो छात्रावास को दिए जाते हैं वो मिले, आपको न्यायपालिका में आपको अधिकार मिले। प्रोफेसर आपके यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर नहीं है, उनकी जगह खाली कर दी जाती है। क्रीमी लेयर का रखा है 8 लाख क्रीमी लेयर का रखा है बैकवर्ड का। आप मुझे बताइए 8 लाख के अंदर कितने लोग आएंगे? उसमें लिख देते हैं नॉट फिट फॉर सिलेक्शन, और किसको डाल देते हैं? जो 15% लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर लगा देते हैं। क्या ये जाति नहीं है हम लोगों के साथ? क्या हम इसके खिलाफ हमें लड़ना नहीं चाहिए? राहुल गांधी जी किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? राहुल गांधी जी OBC की लड़ाई लड़ रहे हैं, ST की लड़ाई लड़ रहे हैं, SC की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मनुस्मृति वाले लोग हैं। क्या कभी RS का प्रमुख कोई महिला बनी है? 33% आरक्षण में इन्होंने OBC को छोड़ दिया। OBC महिला जो हमारी 33% आरक्षण देना चाहिए वो छोड़ दिया।
अगर आप चाहते हैं कि महिला ओबीसी विधायक बने और एमपी बने तो आपको जाति जनगणना आपको करानी पड़ेगी। लिखित परीक्षा में भी हमें जो है कम अंक देके हमें बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो सारे उच्च जाति के लोग बैठे हुए हैं जो हमारे साथ जो है अन्याय करते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अंदर केवल एक चेयरमैन है और केवल 2 जो है उसमें मेंबर हैं। इसी तरीके से 15% आबादी को 10% ईडब्ल्यूएस दे रहे हैं। 10% 15% आबादी 10% ईडब्ल्यूएस ले रही है और 40% जो बचा हुआ है उसको भी ले रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये 50% की दीवार को अगर तोड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 70-75% आरक्षण मिले तो जाति जनगणना कराने के लिए संघर्ष करो। अगर संघर्ष नहीं करोगे आपको आपका अधिकार नहीं मिलेगा। आपको जो आपके अधिकार है वो आपको नहीं मिलेंगे। आपको कोयले की खदानें नहीं मिलेगी, आपको स्टील की खदानें नहीं मिलेगी, आपको कोई भी काम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो आप लोगों से ज्यादा ना कहता हुआ अभी बिहार की बात मैं करना चाहूंगा। मेरे पास आंकड़े हैं, अलवेरा जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर 26 जिला अध्यक्ष हैं, जिनमें से 26 जिला अध्यक्ष 15% लोग के लोग हैं। ओबीसी के केवल कितने हैं? 5 और एससी के कितने हैं? 3। ये राहुल गांधी जी की जो रायपुर अधिवेशन में जो उन्होंने बात रखी थी कि 50% का जो अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए, अखिलेश जी उठ के चले गए, वरना मैं उनके मुंह में बोलता कि जो है हमारा अधिकार हमें देना पड़ेगा। आपने कह दिया कि 70 टिकटें हमने दी, उसमें से हमने 35 टिकटें हमने दे दी उनको, ओबीसी और ईबीसी को और एससी को दे दी। जो आदमी रहने वाला सीतामढ़ी का उसको लड़ा रहे हो आप दूसरे कोने में। मैं कहता हूँ आज ही सर्वेक्षण कराओ 243 सीटों का और उसमें देखो ओबीसी कौन मजबूत है, ईबीसी कौन मजबूत है, उसको अपने गृह जिले से लड़ाओ। ये नहीं कि ईबीसी के नाम पर कोटा पूरा करने के लिए उसको रहने वाला इस कोने का है और दे दो, उत्तर में दे दो। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछली बार गोयल जी कहने लगे, जो आपके यहाँ के प्रभारी थे, मुझे कहने लगे कि हमें 75-80 सीट चाहिए। मैंने कहा कि आप 100 सीट लीजिए, लेकिन जीतने वाली सीट लीजिए, जीतने वाली सीट लीजिए। आज से ही मैं अलवेरा जी को कहना चाहूंगा कि आज से ही सर्वेक्षण करो, 243 सीटों का करो, ताकि कल को ये ना कहें कि अगर हमें 70 सीट मिलती है, हमें 80 सीट मिलती है, तो हम कम से कम जो हमारे मजबूत उम्मीदवार है ईबीसी और ओबीसी के और एससी माइनॉरिटी के, उनको टिकट मिलनी चाहिए। उनका केवल कोटा पूरा करने के लिए, केवल कोटा पूरा करने के लिए ये मामला चलने वाला नहीं है। इसके लिए आज जो है आप देखिए हमारे यहाँ, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, बीपी मंडल जी हैं, उनकी जो है उनको याद करने में क्या दिक्कत है? कर्पूरी ठाकुर को याद करने में हमें क्या दिक्कत है? हमें जो है राम मनोहर लोहिया को याद करने में क्या दिक्कत है? हमें राम लखन यादव जैसे जो हमारे यादवों में जो एक नेता थे उनको याद करने में क्या दिक्कत है? सावित्री बाई फुल्ले को याद करें, आप ज्योति बाई फुल्ले को याद करें, आप रमा देवी को याद करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक हम अपने महापुरुषों को, ओबीसी के जो जननायक हैं, जिन लोगों ने मंडल कमीशन के लिए, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने आरक्षण दिया था, और आज जो है सदाकत भवन के अंदर उनकी जयंती ना मने, इससे बड़ी बात नहीं। सदाकत भवन के लोगों को भी अपना दिल खोलना पड़ेगा और जो हमारे जो आइकन्स हैं उनको अधिकार देना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का जो सपना है
राहुल गांधी जी का सपना है कि जो अति पिछड़ा है, ईबीसी के लोग हैं, हमने ईबीसी का आपका यहाँ का चेयरमैन बनाया है। ईबीसी का चंदन जो है ईबीसी से आता है। लोग कह रहे थे ईबीसी का अलग बनाओ, ओबीसी का अलग बनाओ। मैं कहता हूँ मिलके लड़ाओ, मिलके लड़ाओ, मिलके लड़ाओ। ईबीसी का अपना अधिकार है और ओबीसी का अपना अलग अधिकार है। उसके लिए आरक्षण अलग बनेगा और ओबीसी के लिए आरक्षण अलग बनेगा। वो तभी बनेगा जब आप जो है जाति जनगणना करवाएंगे। जाति जनगणना से जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण अलग मिलेगा, उसको बोलेंगे ईबीसी, उनको आरक्षण अलग मिलेगा। जो उस जाति से लोग आते हैं, यादव हैं, कुर्मी हैं, वो जो ओबीसी में आएंगे उनको आरक्षण अलग मिलेगा। इसलिए आरक्षण के अंदर भी जो है बंटवारा होना चाहिए। जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। लेकिन बंटने की बात मत करो, अगर बटोगे तो कटोगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ओबीसी को मिलकर चलना पड़ेगा, ओबीसी को एक होकर चलना पड़ेगा। ये मैं आपको बात कहना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि कृष्ण देवरा जी ने मेरी आज हमारी बात सुनी। बहुत दर्द था मेरे दिल के अंदर और बहुत सारी बातें थी जो मैं आप बात कहना चाह रहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी, अगर कोई किसी ने पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाई है, अगर किसी ने जाति जनगणना की बात करी है, अगर किसी ने अति पिछड़ा वर्ग की बात करी है, तो हमारे नेता राहुल गांधी जी वो जो है वो काम कर रहे हैं जो काम कोई कर नहीं सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ ये नीतीश कुमार जी क्यों नहीं मोदी जी के पास जाते कि ये जो हमने आरक्षण बढ़ाया है इसको शेड्यूल लाइन में डलाए ताकि 62% आरक्षण हमारे यहाँ ओबीसी के लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब समाज के